अवकलन। इसे क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन बोलते हैं अंग्रेजी में। सिएशन। देखिए, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, इस अवकलन की शुरुआत कर रहे हैं। अवकलन में सबसे पहले हम लोग एकदम बॉटम टू टॉप चलेंगे। ठीक है, जो भी इसमें चीज़ें होती हैं उसको बारीकी से एकदम समझने वाले हैं। ये क्लास ट्वेल्थ मैथमेटिक्स चल रहा है। क्लास ट्वेल्थ मैथ है आपका। ठीक है, तो अच्छा, ये कितने नंबर का आता है ये भी थोड़ा सा बता देते हैं। लगभग 24 नंबर, कंप्लीट नहीं बोल सकते हम, लगभग 24 नंबर का ये आपके सिलेबस में है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, स्वतंत्र चर और परतंत्र चर के बारे में समझेंगे। ठीक है, सबसे पहला इसमें क्या है, एक एक टॉपिक समझते चलो तो अच्छा रहेगा, है ना। स्वतंत्र चर। ठीक है, तो स्वतंत्र चर क्या होते हैं? सबसे पहली बात तो चर क्या होता है ना। तो जो चर है वो क्या होता है भाई, उसका मान, वेरिएबल जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उसका मान सदैव क्या करता रहता है, बदलता रहता है। ठीक है भाई, और तो उसे चर कहते हैं। अब देखिए, देखो ध्यान से समझना ना। y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये है। तो इसमें क्या होता है कि इसका मान, x का मान, ठीक है, यहाँ पे x और y दोनों चर हैं। चर ये दोनों हैं। ठीक है, ये भी क्या है, चर है, और ये भी क्या है, चर है। ये भी चर है और ये भी चर ही है। ठीक है, दोनों अलग अलग प्रकार के चर हैं। देखो, x के मान को अगर हम बदलेंगे तो y का मान भी बदलेगा। ठीक है, तो x के मान पर ये जो है ये डिपेंड है, y क्या है, आश्रित है, डिपेंड है, तो इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, परतंत्र चर। ठीक, और इसको कौन सा चर बोलते हैं, स्वतंत्र चर। ठीक, तो स्वतंत्र चर समझ गए, और क्या समझ गए दूसरा, परतंत्र चर। ठीक है, तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और ये क्या है, डिपेंडेंट है। ठीक, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो स्वतंत्र चर हो गया, परतंत्र चर हो गया। बात समझ में आ गई। इसके बाद फलन के बारे में तो समझे ही होगे कि y को x का फलन कहते हैं। इसे इसमें क्या बोलते हैं, y को x का फलन कहते हैं। ठीक है भाई, y जो है वो क्या है, x का फलन है। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, अवकल गुणांक या अवकलज। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है हम लोगों को। चलो आगे चलते हैं। एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना है। ठीक है भाई, अवकल गुणांक। अवकल गुणांक। ठीक, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अंग्रेजी में इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। ठीक, ये समझना। या इसको क्या बोला जाता है, अवकलज, या अवकलज बोला जाता है। ठीक है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं भाई, डेरिवेटिव। इसको हम पूरा लिखेंगे, है ना, डेरिवेटिव। ठीक, बहुत जगह आप लोग सुने होंगे कि ये डेरिवेटिव है। तो ध्यान से समझिएगा बात को। यहाँ पर
डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है, इक्वल टू होता है लिमिट डेबा एक्स, कोई डेल्टा एक्स भी बोलता है, डेबा एक्स टेंडिंग टू जीरो, इसके बाद क्या लिखना है, डेबा वाई अपान डेबा एक्स, ठीक है, ये डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, चाहे इसको बोलो, ठीक है, चाहे इस पूरे को बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, क्योंकि बराबर है आपस में, ठीक है भाई। तो यहाँ पे अवकलज गुणांक या अवकल गुणांक या अवकलज बोलेंगे किसको, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे, y का, ठीक है, x के सापेक्ष, x के सापेक्ष, ठीक है, इस चीज को, किसको, डी वाई अपान डी एक्स को अवकलज गुणांक कहते हैं, अवकलज गुणांक कहते हैं, ठीक है, अवकल गुणांक ना, अवकलज तो या में करके बोलना, अवकलज गुणांक या अवकल गुणांक या अवकलज बोलते हैं, ठीक है, ये आप लोग अवकलज अपने से समझ लीजिएगा, ये बात ध्यान देने की है, ठीक। अब यहाँ पे हमको समझना है डी अपन डी एक्स क्या होता है, ठीक है, वाई तो समझ गए, वाई को एक्स का फलन, ठीक है, वाई क्या है, वाई को एक्स का फलन कहते हैं, ये ऊपर बहुत बार सुने होंगे आप लोग, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है हमें डी अपन डी एक्स को समझना है, ये जो डी अपन डी एक्स है, ठीक है, ये क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें थोड़ा सा अपने मेन टॉपिक पे आना पड़ेगा, अवकलन, अवकलन जिसको आप लोग पढ़ना चाहते हैं, डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये जो अवकलन है, इस चीज को समझना है, तो इस चीज के अंदर जो है हमें इन सब चीजों को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अवकलन कहते किसे हैं, किसी भी फलन का अवकल गुणांक ज्ञात करने की जो क्रिया है उसे अवकलन कहते हैं, ठीक है। कोई फलन है, किसी फलन का, किसी फलन का क्या ज्ञात करने के लिए, अवकलज, अवकलज या अवकल गुणांक जो भी बोलो, अवकलज ज्ञात करने की क्रिया, ज्ञात करने की क्रिया को क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं, अवकलन कहते हैं, ठीक। इसके बाद इस अवकलन के अंदर हमें कुछ चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है, तब जाकर के चीजें थोड़ी सी और समझ में आएंगी। तो इसमें हमें क्या पढ़ना है, अवकलन संकारण, ठीक है, इसमें इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है हमको, सबसे पहला जो है वो क्या पढ़ना है, अवकलन संकारण, ठीक है भाई। इस चीज को अंग्रेजी में ज़्यादा अच्छे से मतलब बोलने में अच्छा लगता है, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ठीक है भाई, डिफरेंशियल ऑपरेटर, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या करता है, चलिए यहाँ पे देखिए, अभी आप लोग ये पढ़ लिए डी वाई अपान डी एक्स पढ़ लिए, ठीक है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर ध्यान से देखिएगा, डी अपान डी एक्स जो है,
इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इसके अंदर डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। यही चीज़ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर। ठीक है, या अवकलन संकारण कहते हैं। ये करता क्या है, ये जो है ये क्या करेगा, किसी फलन को, एक कोई एक फलन है उसे दूसरे फलन में बदल देता है। ठीक है, ये क्या करता है, एक फलन को दूसरे फलन में बदलता है। एक फलन को एक फलन को क्या कर देगा, दूसरे फलन में बदलता है, दूसरे फलन में बदलता है। ठीक है, ये डी अपन डी एक्स जो है ये क्या करेगा, कोई एक फंक्शन को पकड़ेगा उसे दूसरे फंक्शन में चेंज कर देगा। ठीक, अच्छा, तो ये बात ध्यान रखने की है आपको कि इसका मतलब, इसका कार्य जो है, काम जो है यही होता है। ठीक है भाई, चलिए, अच्छा अब ये समझ गए ऑपरेटर, कि जिसके ऊपर, जिस भी किसी एक फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करेंगे ये क्या करेगा, तो किसी दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर देगा। इसके लिए थोड़ा सा छोटा सा हम उदाहरण दिखा देते हैं। खैर अभी तो उदाहरण ये जो है मे बी बेसिक लोगों को नहीं समझ में आएगा। मान लो कि y इक्वल टू आपको एक फंक्शन दिया गया है cos x। ठीक है, इसको जब डिफरेंशिएट करोगे, ये देखो y इक्वल टू cos x, cos में फंक्शन है ना, इसे देखो जब ऑपरेटर आएगा तो ये क्या कर रहा है, इसको दूसरे फंक्शन में चेंज करेगा। डी अपान डी एक्स आप y कर लेते हैं। ठीक है, मतलब डी वाई अपान डी एक्स ही है, तो इधर लगा तो इधर भी लगा लो x ऑफ cos x। cos x को ये कहाँ चेंज करता है भाई, ध्यान रखिएगा, इसे sin x में चेंज कर देता है। देखो ये एक अलग फंक्शन था, अब ये कौन सा फंक्शन हो गया, दूसरा फंक्शन हो गया। पहला फंक्शन हमारा ये है, पहला फलन। ठीक है ना, ये पहला फलन है, और ये कौन सा फलन है, ये दूसरा फलन है। तो एक फलन जो है दूसरे फंक्शन में चेंज हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि इस ऑपरेटर के कारण, ये जो ऑपरेटर है इस y के ऊपर, इस cos x के ऊपर ऑपरेट हुआ, ऑपरेट करके इसे क्या कर दिया है, किसी दूसरे फंक्शन में चेंज कर चुका है। ठीक है, तो इसी तरीके से तमाम आप लोगों को एग्जाम्पल्स मिलेंगे। वो एग्जाम्पल्स जो होंगे आप लोग ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, बात हमारी समझ में आ रही होगी। चलिए, इसके बाद क्या करना है भाई, ये बात समझ गया। अब चलो, ये जो अवकलज है, ये जो अवकलज है, तीसरा पॉइंट इसके अंदर है, नेक्स्ट पॉइंट जो भी है, अवकलज का निरूपण समझेंगे हम लोग। अवकलज, ठीक है, का निरूपण। इस अवकलज को निरूपित कैसे करते हैं, ठीक है ना। अवकलज का निरूपण, मतलब इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरप्रिटेशन। ठीक है भाई, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव, DIVE। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा। तो इसको निरूपित कैसे करते हैं, तो इसके निरूपण की जो है दो विधियां हैं। इसको निरूपित करने की, इंटरप्रिट करने की कितनी विधियां हैं, दो ठो मेथड्स हैं। ठीक है, जो आप लोग आज समझने वाले हैं। कौन कौन सा दो ठो मेथड है, पहला जो है भौतिक निरूपण होता है। ठीक है भाई, फिजिकल इंटरप्रिटेशन। ठीक, पहला कौन सा है भाई, भौतिक निरूपण, भौतिक निरूपण। ठीक, फिजिकल इंटर, ठीक, आगे प्रिटेशन अपना कर लेना। फिर दूसरा क्या होगा, ज्यामिति निरूपण होगा।
ज्यामितीय निरूपण, ठीक। जियोमेट्रिकल ट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक। तो ये दो तरीके से हम लोग अवकलज को निरूपित करते हैं। अवकलज मतलब ये अपना डी वाई अपान डी एक्स, ठीक है। इस इंसान को हमें इस तरीके से और इस तरीके से, ये दो रूपों में क्या कर सकते हैं हम लोग, इंटरप्रेट कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिरकार इन दो रूपों में इसको किस तरीके से, मतलब कैसे निरूपित करना है। तो पहला हम लोग पकड़ते हैं फिजिकल वाला, ठीक। आप लोग जब ये पढ़ेंगे तो डी वाई पान डी एक्स, पहले तो अवकलन बेसिक पकड़ेंगे, अवकलज बेसिक समझेंगे, उसके बाद जो है इस पर भी क्वेश्चंस पढ़ना है और इस पर भी क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। इन दोनों पे टॉपिक्स चलेंगे जो आपको पढ़ना है। तो पहला जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है, उसको पढ़ते हैं। तो अवकलज का भौतिक निरूपण, ठीक है भाई। निरूपण, फिजिकल इंटरप्रिटेशन, इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो ये जो है इसका सीधा सा अगर मतलब आपको समझाएं हम, कि अगर मान लो कि कोई फंक्शन आपको दिया गया है y इक्वल टू एफ ऑफ टी, ठीक है, या कुछ इसी तरीके से समझना, y इक्वल टू एफ ऑफ टी। ये क्या बोला गया है कि y जो है t का फलन है। यहाँ पे क्या लिखा है, y t का क्या है, फलन है। ये जो y है ये किसका फलन है, t का फलन है, ठीक। तो y अगर मैं तुम्हारे t का फलन, इसका मतलब है कि t को चेंज करेंगे तो y चेंज होगा, ठीक है। इसको बदलेंगे तो ध्यान समझना, इसको अगर बदलते हैं तो y बदलता है, ठीक है। t को बदलने पर कौन बदलेगा भाई, ये बदलेगा, हमारा y बदलेगा, ठीक। समझ में आ रहा है, y इज द फंक्शन ऑफ t। if we start to change in t, it represent the changing in y, ठीक है। और y changes with changing in t, ये बोल सकते हैं आप लोग। तो अब इसमें हम लोग इसमें अवकलज वाली बात जो है ये क्या होगी, ठीक है। चलिए अवकलज जो है इसका इसका यूज किस तरीके से करेंगे हम लोग, देखिए। यहाँ पे हमारे पास है y इक्वल टू एफ ऑफ टी। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, डी वाई अपान डी एक्स करते हैं, ठीक है। डी वाई अपान डी एक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा, सॉरी डी एक्स नहीं कर सकते, देखो टी के सापेक्ष करना है ना, ठीक। तो यहाँ पे क्या करोगे, टी, इसको कट कर देते हैं, कहाँ गया, इसको हटा देते हैं, है ना। चलिए ये हो गया। तो ये हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे ना। तो ये हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई अपान डी टी इजक्वल टू, यहाँ भी निकालिए डी अपान डी टी ऑफ एफ ऑफ टी। तो ये निकालना है, ठीक है भाई। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ध्यान से देखिएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है परिवर्तन की दर को, ठीक है। किसकी दर को, परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। किसमें, y में समय के साथ परिवर्तन की दर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर t को हम समय समझे
तो क्या किसको रिप्रेजेंट करता है ये? y में t के सापेक्ष परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है भाई। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात आपको समझना चाहिए कि ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको ध्यान से देखना। इसे डी वाई पान डी टी न लिख करके क्या लिख सकते हैं, वाई डैश भी लिख सकते हैं, या और क्या लिख सकते हैं, वाई वन लिख सकते हैं, और डी वाई पान डी एक्स तो लिखवे किए हैं, और वो जो लिमिट वाला था वो भी लिख सकते हैं। और इस साइड में भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस साइड में लिख सकते हैं एफ डैश ऑफ टी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे डैश ही अक्सर लगाया जाता है, तो यहाँ पे डी अपन डी टी न लिख करके एफ डैश ऑफ टी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ इस तरीके से भी इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये भी आपको समझना चाहिए। तो भाई ये ओवरऑल किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई में टी के सापेक्ष परिवर्तन को प्रदर्शित करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग कुछ उदाहरण लेंगे, उदाहरण लेकर के जब समझेंगे तो ये बातें जो हैं हमें, ठीक है, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएंगी। ठीक है, चलो अच्छा एग्जाम्पल लेकर के इसको समझते हैं। जिसे मान लो कि तुम्हारे पास y जो है विस्थापन निरूपित कर रहा है, किसको, ठीक है, मोशन में हम लोग आते हैं, उदाहरण ले रहे हैं इसका। उदाहरण में क्या ले रहे हैं हम, गति, ठीक है, गति मतलब मोशन में y किसको निरूपित करता है, विस्थापन को। ठीक है भाई, y विस्थापन निरूपित कर रहा है, और यहाँ पे t जो है ये किसको निरूपित कर रहा है, समय। अरे यार क्या लिख रहा है, समय, t हमारा निरूपित कर रहा है समय को, टाइम को। तो ध्यान से समझना सब लोग, गति में आप लोग वेग पढ़े होंगे, ठीक है, वेग। तो अगर मैं, ये जो विस्थापन होता है आप लोगों को पता होगा समय का फलन है, विस्थापन जो है ये किसका फलन होता है, समय का फलन होता है। ये हमेशा याद रखना कि आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो पता कर लो, ठीक है, नहीं तो पता चली गया। y इज द फंक्शन ऑफ t, ठीक, मतलब जो y है वो समय का फलन है। इसका क्या मतलब है, समय के साथ क्या विस्थापन में परिवर्तन होता है, जी हाँ जरूर होता है। ठीक है भाई ना, तो समय के साथ विस्थापन में जरूर परिवर्तन होता है। ये इसी बात को ना दिखाता है, ये फलन क्या बताता है कि t बदलेगा तो y भी बदलेगा। तो जो विस्थापन होता है वो समय का फलन होता है, इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं कि विस्थापन समय का फलन होता है। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ ऑफ टी हो गया हमारा। तो आप लोग इसमें गति में वेग पढ़े होंगे, वेग किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है, वेग कहा जाता है। ठीक है भाई, तो वेग के क्या बोलते हैं हम लोग, ये देखो, ये हो गया विस्थापन परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक है, ये आप लोग जरूर जानते होंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वेलोसिटी। इसको लिखते कैसे हैं, अगर ये डिस्प्लेसमेंट हमारा है तो वेलोसिटी को लिखा जाता है v इक्वल टू, ध्यान रखना वेग दो प्रकार के होते हैं, ताक्षणिक होता है, एक औसत होता है। तो हम ताक्षणिक वेग की बात कर रहे हैं, इंस्टेंटेनियस वेग की बात कर रहे हैं, है ना। तो v इक्वल टू क्या लिखा जाता है, डी वाई अपान डी टी लिखा जाता है। पक्का क्लास 9th में नहीं तो 11th में आप लोग पढ़े होंगे ये,
v इक्वल टू डी वाई अपान डी टी है। अच्छा, तो ये है क्या भाई आखिरकार? विस्थापन परिवर्तन की दर है। ये ओवरऑल पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? विस्थापन परिवर्तन की दर। और ये है क्या? वेग है। मतलब वेग को हम विस्थापन परिवर्तन की दर बोल रहे हैं, तो इसको हम इस तरीके से लिखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखा जाता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसे हम खोल देते हैं, तो खोलने पे क्या पता चला? डी अपान डी टी ऑफ वाई। ये हमारे पास जो है ये क्या? ऑपरेटर है। ठीक है, ये क्या है भाई? ऑपरेटर। ठीक, और ये क्या था? फलन था हमारा। ऑपरेटर फलन पे ऑपरेट हो रहा है, तो हमें क्या मिल रहा है? एक दूसरा फलन मिल रहा है। ठीक है, ये दूसरा फलन क्या है? ये जो दूसरा फलन है हमारा, ये क्या है भाई? ये है क्या कहते हैं? वेग। ठीक है, वेलोसिटी। चलिए भाई, ठीक है, हम लोग कहाँ पर थे? ऑपरेटर। ये जो है, ये जो ऑपरेटर है, ये क्या कर रहा है? डी अपन डी टी वाई पर ऑपरेट हो रहा है, इसे वेलोसिटी में चेंज कर दे रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके यहाँ पे आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है, ये किसके बारे में है? रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, किसी के रेट ऑफ चेंज ऑफ, किसी के परिवर्तन की दर को निरूपित करता है ना। जो भौतिक निरूपण है, किसी भी राशि के परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। ये जरूरी नहीं कि केवल ये विस्थापन के परिवर्तन की दर को निरूपित कर रहा है, नहीं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे विस्थापन परिवर्तन की दर को निरूपित किया तो वेग मिल गया, है ना। आप लोग जब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो ठीक है, वहां पे आप लोगों को सांद्रता मिलेगा, है ना। तो सांद्रता परिवर्तन की दर डी अपान डी टी ऑफ कंसंट्रेशन, सांद्रता परिवर्तन की दर जो होती है वो अभिक्रिया की दर कहलाती है। किसकी दर? अभिक्रिया दर कहलाती है। ठीक है, ये इसको निरूपित करेगा। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ये तो जानते ही हैं, डी अपान डी टी आप चलिए वाई कर लेते हैं, इसे हटाओ, रहने दो। डी अपान डी एक्स आप वाई कर लेते हैं, तो ये क्या निरूपित कर रहा है? वाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो कुल मिला जुला करके ये परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। ठीक है ना। ये जो डी वाई अपान डी एक्स दिख रहा है आपको, ये परिवर्तन की दर को निरूपित करता है। किसके सापेक्ष भाई? ये नीचे वाले के सापेक्ष। ठीक है, इस नीचे वाले के सापेक्ष, ये समझना है, नीचे वाले के सापेक्ष। ठीक, नीचे वाला जो भी रहे उसी के सापेक्ष। ठीक है, नीचे वाला t है तो t के सापेक्ष, x है तो x के सापेक्ष, u है तो u के सापेक्ष। किसमें परिवर्तन की दर निरूपित कर रहा है? इस y में। तो पहला इंटरप्रिटेशन इसका क्या है कि यह जो है परिवर्तन को निरूपित करता है। और ध्यान रहे, ये कैसा परिवर्तन होता है? तात्क्षणिक परिवर्तन होता है, इंस्टेंटेनियस चेंज को निरूपित करता है ना। तो इस पॉइंट टू बी नोटेड कि जो डी वाई अपान डी एक्स है, ये क्या कर रहा है? वाई में एक्स के सापेक्ष, ठीक है भाई, तात्क्षणिक परिवर्तन को निरूपित करता है, को निरूपित करता है। ठीक, तो ये जो फर्स्ट इंटरप्रिटेशन है आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो है, ये वाला थोड़ा सा आप लोगों को बहुत अच्छा लगने वाला है ना। थोड़ा सा इससे हटकर है। क्या है भाई? ज्यामितीय निरूपण। अवकलज का अवकलज का ज्यामितीय निरूपण। ठीक,
जियोमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, रिप्रेजेंटेशन बोला जा रहा है, इंटरप्रिटेशन। ठीक, तो इसका ओवरऑल क्या मतलब होता है, एक लाइन में लिख देते हैं। डी वाई अपॉन डी एक्स का ओवरऑल मतलब होता है ज्यामिति में ढाल। क्या मतलब है भाई, ढाल या प्रवणता। ठीक है, अंग्रेजी में कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट। ठीक है, एंटी शायद होता है ना, स्लोप बोलो या ग्रेडियंट बोलो अंग्रेजी में, हिंदी में ढाल बोलो या प्रवणता बोलो। ठीक है भाई, ये इस चीज को निरूपित करता है। तो इसमें ज्यामिति कहाँ से दिख रही है, तो भैया ये जो ढाल है ना, यही ज्यामिति दिखाएगा आपको। ठीक, तो चलिए हम बनाते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कैसे ज्यामिति दिखा रहा है। ये मान लो हमारा हो गया वाई एक्सिस। ठीक, और इधर ले लेते हैं एक्स एक्सिस हमारा। ठीक, ये हो गया एक्स अक्ष। एक ठो लेते हैं इधर ग्राफ। ठीक है, चलो इस पर एक टेंजेंट खींचना है आपको। इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं इधर। इस पर यहां से ला करके ये टेंजेंट खींचे, एकदम परफेक्ट। ठीक, ये ग्राफ जो है ये क्या है, ये हमारा एक फंक्शन का ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, कोई फंक्शन है जिसका ग्राफ है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, ये जो ग्राफ बना हुआ है ये कुछ इस तरीके से है। चलो भाई इसको थोड़ा सा और नीचे करते हैं, है ना, इसको थोड़ा सा इसी करके बनाएंगे ऊपर, तब जा करके चीजें होंगी सही। यहाँ से इसका जो ढाल है, चलो थीटा ले लेते हैं। ठीक, ये कोई पॉइंट लेते हैं P, पॉइंट P हो गया। यहाँ पर ऊपर से थोड़ा सा मिटा देते हैं जिससे कि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है ना, पीछे तो समझ तो गए ही हो, बाद में लिख दिया जाएगा, लेकिन फिलहाल समझने के लिए हम लोगों को ये करना जरूरी है। ठीक, ये हमारा क्या है, देखो ये भी सही नहीं बन पा रहा है, इसको भी मिटाना पड़ेगा। तुम भी मिट जाओ। ठीक है भाई, ये हो गया। चलिए ये थीटा हो गया। अब देखिएगा एक तो हम लोग यहां से पॉइंट ड्रा करते हैं नीचे की ओर। ठीक, ये हो गया। और ये जो डिस्टेंस हम यहां से लेते हैं ओ से, ये जो डिस्टेंस है ये मान लो कि सी है। ठीक है भाई, ये डिस्टेंस कितना है, सी है। अब एक तो पॉइंट लेते हैं बाल को यहाँ पर, जिसे हम क्यू बोलते हैं, इसको भी ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा होगा, सीधा होगा, पर समझ लेना टेढ़ा है पर तेरा है, मेरा नहीं है। तो ये कितना आगे है, तो ये बात को समझिएगा, ये केवल h डिस्टेंस आगे है। कितना आगे है भाई, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है h। ठीक है, मतलब ये जो डिस्टेंस हमारा मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, h मिल रहा है। ये है h, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। ठीक, चलो तो अब कोऑर्डिनेट लिखना है हमको, है ना। पहले p का बिंदु लिखते हैं, p के बिंदु। तो P के बिंदु को जब लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x का पहले मान लिखते हैं, तो x पर कितना चले हो, c चले हो।
चलो सी लिख लो। फिर उसके बाद y का मान लिखते हैं, तो भैया y कैसे निकलेगा? तो y ध्यान रखना बालको, y कुछ यहाँ से निकल जाएगा। y इक्वल टू एफ ऑफ x है ना। तो तुम्हारे पास x का मान कितना है? देखो c है। देखो यहाँ पे इस पॉइंट पे x का मान कितना है? ये यहाँ से c है। तो यहाँ पे x y इक्वल टू क्या मिल जाएगा हम लोगों को? f ऑफ c। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा? y की जगह पे f ऑफ c। देखो x लिखा गया, f ऑफ c हो गया। तो हमें जो p का बिंदु मिला है वो क्या मिला है? c का में f ऑफ c। चलो इसी तरीके से q का निकालते हैं, है ना। तो q के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी बात समझनी है। q के बिंदु, ठीक है। आगे ये भी लिख सकते हैं q के बिंदु के निर्देशांक। तो हम के निर्देशांक को कट कर रहे हैं, बिंदु लिख रहे हैं शॉर्टकट में, थोड़ा सा समझ लेना अपने से। अब देखो भाई, ये Q वाला पॉइंट जो है वो x पर कहाँ है? यहाँ है। तो यहाँ तक तो C था, यहाँ से यहाँ तक C है। तो यहाँ से तक H जुड़ गया है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या जुड़ गया? H जुड़ गया। तो ये भी हो जाएगा ना, C में भी H जोड़ दोगे, C प्लस H हो जाएगा। तो x का काम कौन कर रहा है? C प्लस H कर रहा है, कामा। और यहाँ पर y का काम कौन करेगा? तो फिर से वही x के जगह पे यहाँ पे आप लोग रख देंगे x का मान c प्लस एच, तो मिल जाएगा y। तो ये क्या हो जाएगा? f ऑफ c प्लस एच मिल जाएगा। ठीक, तो q बिंदु के निर्देशांक हमको मिल गए। ठीक है भाई, चलो अब इतना मिल गया। तो q के निर्देशांक यहाँ है हमारे पास और p के निर्देशांक यहाँ है। अब हमको निकालना क्या है? tan थीटा को निकालना है। ठीक है, हम इसको थोड़ा सा मर्ज कर मिला रहे हैं ना, थोड़ा समझना इस चीज को। ये मिला दिए, ठीक है। अब अपने से थोड़ा सा ये बात कुछ आप लोगों को लॉजिकली समझना चाहिए, ठीक। कि हमको इस क्यू पॉइंट को खिसकाते हुए इस पे खिसकाते 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 कहाँ लाना है? पी के पास लाना है। मतलब क्यू को कहाँ ला देना है? खिसकाते खिसकाते पी के पास। तो ये सोचो अपने से, जब क्यू इधर खिसकते 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 इधर आएगा तो यच भी कम होता जाएगा ना। जैसे क्यू यहाँ पहुंचेगा तो यच भी इतना कम हो गया, क्यू यहाँ पहुंचेगा तो यच लगभग आधा हो गया, क्यू यहाँ पहुंचेगा यच बहुत कम हो गया, क्यू पी पर पहुंच जाएगा तो यच जीरो हो जाएगा। तो जैसे जैसे क्यू जो है पी की ओर टेंड करेगा वैसे वैसे यच जो है किधर टेंड करने लगेगा? जीरो की ओर। समझ में आया ना? ये बात समझना है आपको, ठीक। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये बात समझिएगा। जैसे 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 क्यू पी की ओर, ठीक है, पी की ओर जाएगा वैसे 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 क्या होगा? यच शून्य की ओर जाएगा। यच किधर जाएगा? शून्य की ओर जाएगा। ठीक है भाई, तो यच को शून्य की ओर लेकर जाना है। तो इस बात को लिखते कैसे हैं? देखो, क्यू पी की ओर टेंड करा तो लिखोगे क्यू गोइंग टू पी, या अंग्रेजी में इसे मैथ की भाषा में कहते हैं टेंड्स टू पी। क्यू टेंड्स टू पी, ठीक है। तो क्या हो रहा है भैया यहाँ पे? यच टेंड्स टू जीरो। जैसे जैसे क्यू पी की ओर पहुंचेगा वैसे वैसे यच जीरो की ओर भी पहुंचेगा। ठीक है, इस बात को समझना अपने से, हम समझा दिए हैं। ठीक, तो ये बातें समझ में आ गई। अब हम कहते कि भैया ढाल निरूपित करता है, तो कैसे ढाल निरूपित करता है इसको थोड़ा सा समझते हैं हम। कि देखो यहाँ पे अगर Q को हम P पर लेकर चले आए, इस P पॉइंट पर लेकर चले आए, ठीक है, तो इस समय ये जो रेखा आपके सामने दिख रही है, ये जो रेखा दिख रही है, इस रेखा की जो ढाल होगी वो क्या होगी? ठीक है, उसको समझना है। दूसरी बात, अगर मैं इस P पर देखा जाए तो ये जो वक्र है हमारा, ये जो वक्र है, ठीक है, ये जो वक्र हमारा है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, इसका P पर ये जो रेखा है हमारे पास, ये जो रेखा है ये क्या है? स्पर्शी है। ये क्या है भाई?
स्पर्शी है। ठीक है, ये क्या है, स्पर्शी है। बात समझ में आ रही है? तो इस बात को ध्यान से आपको अच्छे से समझना है। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके से कर दें तो जितना एंगल यहाँ होगा वही एंगल यहाँ भी होगा। ये हो जाएगा हमारा थीटा। ठीक है, ये वाला इतना एंगल बस। ठीक है, ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो चलो थोड़ा सा tan थीटा को निकालते हैं, है ना। तो tan थीटा क्या होगा, इस छोटे से ट्राइंगल में चलना ना, इस छोटे वाले ट्राइंगल में, बस इस छोटे वाले ट्राइंगल में, बड़े वाले ट्राइंगल में नहीं चलना है ना भाई। अच्छा, तो यहाँ पर आप लोग एक बात और समझ सकते हैं कि ये तो मान लो ठीक है tan थीटा हो गया। इस छोटे से ट्राइंगल में चलने से पहले हम लोग क्या करें, ये देखो बड़ा सा भी एक ट्राइंगल दिख रहा है। ठीक है, क्यों, कौन है, इसे हम यम लिख देते हैं। तो पी यम क्यू, कौन है, पी यम क्यू है। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, पी एम क्यू है। इस पी एम क्यू में अगर देखा जाए तो ये यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये जो यहां से यहां तक है, मतलब क्यू एम जो है ये कितना है। तो क्यू एम निकालना है तो हम यहां से यहां तक के डिस्टेंस में से अगर यहां से यहां तक का डिस्टेंस माइनस कर देते हैं तो हमको क्यू एम मिल जाएगा। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, तो y वाला कोऑर्डिनेट p का, तो p का y वाला क्या है, एफ ऑफ सी है। ये जो हमारे पास है ये है एफ ऑफ सी, और यहां से लेकर के यहां तक कितना है ये देख लो। इसको अगर निकालोगे यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है भाई, तो ये कितना है, एफ ऑफ सी प्लस एच है। ठीक है, तो पूरा एफ ऑफ सी प्लस एच में से अगर हम एफ ऑफ सी को माइनस कर दें तो ये यहां से लेकर के यहां तक का बच जाएगा। तो क्यू एम निकाल लो। ठीक है, और एक बात और क्लियर कर लो, यहां से यहां तक कितना है, एच। ठीक है, तो हम इस ट्राइंगल को थोड़ा सा अलग बना लेते हैं जिससे आपको इस फिगर से थोड़ी सी दूरी बनेगी और बात समझ में भी आएगी। ये ट्राइंगल कुछ ऐसा है। ठीक, ये एंगल हमको पता नहीं है अभी कितना है, तो ये हमको मिल रहा है, कितना मिल रहा है, आ, ये है हमारा m, ये है हमारा q, ये है हमारा p। ठीक है, ये इतना h है, तो ये कितना है, घटाने पे मिलेगा c प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी। ठीक है, इसको घटा लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, चलो ये मान लेते हैं कोई एंगल, कोई भी एंगल हमारे पास है। ठीक है, चलो इसे साई ओई मान लो, फाई मान लो, जो भी मान लो, तुम्हें जो मानना है। तो tan साई निकालिए तो। ठीक, tan साई को क्या बोलते हैं, ढाल बोलते हैं, झुकाव बोलते हैं ना। और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हमारा ये है, तो लंब क्या देगा, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी देगा। अब बटे आधार क्या देगा, एच। ठीक है, ये हो गया हमारा tan साई। अच्छा, चलिए अब हम लोग फिर से थोड़ा सा फिगर में चलते हैं। यहाँ पे भाई अपने सोचो कि ये जो एंगल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा एंगल है। ठीक है, जैसे जैसे हमारा ये जो क्यू पॉइंट है, ये जो क्यू पॉइंट है हमारा, इस क्यू पॉइंट को जैसे जैसे तुम इधर पी की ओर लेते आओगे वैसे वैसे ये जो एंगल है, ये जो लाइन हमारी पी क्यू दिख रही है, ये कहाँ चली जाएगी। अगर ये क्यू वाला पॉइंट पी पर आ जाएगा तो ये लाइन एकदम इसी वाली के सीध में हो जाएगी। ठीक है, इसको क्या करोगे, इसको इसके वाले सीध में कर लोगे अगर क्यू जो है पी पर आ जाएगा तब। ठीक है, अच्छा ये कब होगा, जब एच जीरो की ओर जाएगा तब। ठीक है, तो उस समय हमें क्या बताना है, उस समय क्या हो जाएगा, देखिएगा, Q टेंडिंग टू P। ठीक है, तो क्या क्या होना शुरू होगा भाई, जो साई है ये टेंडिंग टू थीटा। ठीक है, और क्या होगा, एच टेंडिंग टू जीरो। ये तीन चीजें होंगी। और अगर ऐसा हुआ तो हमें जो ये tan साई दिख रहा है ये कैसे दिखने लगेगा, थोड़ा सा, है ना, इस बात को समझना।
तो ये टेन साई क्या दिखेगा हमें, अरे यार साई लिख दिया, टेन थीटा दिखेगा। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पे लगाना पड़ेगा लिमिट यच टेंडिंग टू जीरो, यच जीरो की ओर जा रहा है, कब, जब क्यू पी पर है, और टेन थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, टेन साई की वैल्यू क्या है हमारे पास भाई, टेन साई ही बन गया है टेन थीटा, तो ये हमारे पास वैल्यू है इतना, है ना, एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी डिवाइडेड बाई एच। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ढाल निकल गया। ठीक, तो ये जो चीज है ये क्या है, हमारी ढाल है। ठीक, तो इस बात को हमें क्या करना है, अच्छे से समझना है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, इस साइड जो ये जो मिला है तुमको, ये जो मिला इधर tan थीटा दिख रहा है, इधर जो ये जो मिला है इसको हम क्या बोलते हैं ना, इसको जो है हम लोग बोलते हैं लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपान एच। इस चीज को क्या बोलते हैं, वही डी वाई अपान डी एक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ये क्या कहलाता है, डी वाई अपान डी एक्स कहलाता है, वही अवकलज जो होता है वही है हमारा ये। ठीक, तो बात हमारी समझ में आ गई होगी जहां तक हमारा अंदाजा है। ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि भाई इस tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर या नीचे ही चलो लिख लो, tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, tan थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपान डी एक्स, और tan थीटा है क्या, ये है हमारा ढाल। तो बताओ ये जो tan थीटा है ये अभी ढाल को या झुकाव को प्रदर्शित कर रहा है कि नहीं, ठीक है भाई, कर रहा है। तो ये जो, अच्छा एक बात और ध्यान रखने की है, ये किस पॉइंट पे है, x इक्वल टू सी पर है। ठीक है, x की वैल्यू इस समय क्या है, c पर है। ठीक, x इक्वल टू सी पर ये हमारे साथ हो रहा है, tan थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स कब है, ढाल कब दिखा रहा है, x इक्वल टू सी पर दिखा रहा है, तो हम इस पॉइंट को यहाँ पर क्या कर सकते हैं, x इक्वल टू सी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए, तो डिफरेंशिएशन जो है हमारा क्या कहते हैं, इतना आप लोग बेसिकली समझ गए। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये तो सर बताए नहीं, ये इतना जो है डी वाई पर डी एक्स के बराबर है। ठीक है, तो ये क्यों नहीं बताए, तो ये जो चीज़ है भाई इसको भी बोलोगे तो बता देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे हम, है ना, इसको भी आप लोगों को क्या कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। ठीक, तो चलिए लगे हाथ इस चीज को भी हम क्या करते हैं, समझ लेते हैं ये कैसे हो रहा है, इतना बराबर डी वाई पान डी एक्स क्यों लिखे हुए हैं। ठीक, तो ये जो चीज है इस चीज को समझना है हमको। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक फलन लेते हैं, फंक्शन लेते हैं, माना एक फलन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, y में, सॉरी x में थोड़ी सी वृद्धि करेंगे तो y में भी वृद्धि होगी, ये तो जानते हो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x में डेल x की, ठीक है, वृद्धि करें, क्या करें, वृद्धि करें, तो क्या होगा, y में भी होगा, तो y में भी कुछ ना कुछ वृद्धि होगा, तो उसे हम क्या मान लेते हैं, डेल y वृद्धि होगी। ठीक है, चलिए, तो x में अगर वृद्धि करते हैं तो y में भी डेल y वृद्धि होगी। बात समझ में आया। इसके बाद हम क्या करते हैं, तो हम अगर इसे माइनस कर लें, ठीक है, तो कितना हमारे पास मिल रहा है, देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, माइनस क्या, पहले इसको लिख लेते हैं,
तो y के जगह पे हम लोग लिखेंगे y प्लस डेल वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स। ये हो गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 बना लो, इसे इक्वेशन नंबर क्या बना लो, 2 बना लो। ठीक है भाई, हमें 2 में से 1 को माइनस करना है। अब क्या कर लेना है, अब 2 माइनस 1 से, ठीक, तो माइनस करिए, करेंगे तो y प्लस डेल वाई माइनस वाई, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, इस साइड में से इस साइड वाला माइनस किए हैं और इधर इस साइड में से इस साइड माइनस कर लिए हैं। तो देखिए ध्यान से, y से y कट हो गया। ठीक, तो हमें क्या मिला, डेल वाई इक्वल टू मिल गया है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलिए अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड में डेल एक्स से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, दोनों दोनों साइड में, दोनों पक्षों में डेल एक्स से भाग देने पर भाग दे लीजिए, तो ये क्या मिल जाएगा हमारा, डेल वाई अपान, ये डेल समझिए है ना, डेल वाई अपान डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपान, ये हो गया डेल एक्स। ठीक है, ये मिल गया। अच्छा हम लोग क्या किए हैं, पीछे ये समझे हुए हैं, इस बात को मतलब पहले ही समझ चुके हैं कि अगर हम इस चीज़ को निकालना चाहते हैं, अवकल गुणांक को निकालना चाहते हैं, ठीक है, डी वाई अपान डी एक्स को अगर हम निकालना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, हम लोग करेंगे लिमिट, ये जो यहाँ पे डेल एक्स है, डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो कर लेंगे, और इधर क्या लिख लेंगे, डेल वाई अपान डेल एक्स। ठीक है, इस चीज को लिखते हैं, ये पहले ही बराबर होता है, आप लोग पहले समझ चुके हैं। ठीक, तो इतना की वैल्यू जो है, ठीक है, ये जो है, सॉरी, इतना की जो वैल्यू है, ये इतना है, तो इतना की जगह पे, केवल इतना की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिए। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इक्वल टू लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, इतना की जगह पे हम उसको रखने जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स होल डिवाइडेड बाई डेल एक्स। ठीक, तो ये फार्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये फार्मूला बन गया। ठीक, अच्छा यहाँ पे अगर हम इफ ये मान लें कि जो डेल एक्स है, ठीक है, वो क्या है, एच है। ठीक है, जो डेल एक्स है, डेल एक्स बराबर अगर हम एच मान लें, तो क्या होगा, तो हमारा जो फार्मूला हम ऊपर लिखे हैं वही फार्मूला बन जाएगा, डी वाई अपान डी एक्स इजक्वल टू लिमिट डेल एक्स की जगह पे क्या ले लिए हैं, एच, तो एच टेंडिंग टू जीरो, और यहाँ पे क्या क्या लिखा जाएगा, एफ ऑफ यक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो देखो भाई, ये यहाँ पे डी वाई पॉइंट डी एक्स जो है, इस चीज के बराबर हुआ कि नहीं, जो हम ऊपर लिए हुए हैं। ठीक है, ये जो हमारा है, कहाँ गया, ये एच टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, एच टेंडिंग टू अगर जीरो है, तो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी बटा में एच। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा पॉइंट जो है x इक्वल टू क्या है, c है। ठीक है, तो पॉइंट हमारा जो x इक्वल टू c है, तो x के जगह पे यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, c मिल रहा है। ठीक,
तो बातें हमारी समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो इस तरीके से बच्चों डिफरेंशिएशन जो है उसका भौतिक मतलब क्या होता है, ठीक है, अवकलन का भौतिक मतलब क्या है, और इसका जो ज्यामितीय अर्थ है वो क्या है, दोनों बता दिए आप लोगों को। ठीक। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसी को आगे कंटिन्यू करके अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ बेसिक फलनों का अवकलन सीखेंगे, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, और कुछ ट्रिक्स भी जानेंगे जो आपको बहुत स्पेशल तरीके से बोर्ड में हेल्प करने वाला है ना। एट ए ग्लांस पहले हम लोग ट्रिक्स समझ लेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस, नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार रहे आप लोगों को।